दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और हमारे साथ हैं दिग्गज पत्रकार जो कि बिहार से पढ़े लिखे, बिहार में जिन्होंने पत्रकार, सिर्फ बिहार में नहीं, वो मिडिल ईस्ट में भी पत्रकारिता करके आए हैं, अमेरिका में फेलोशिप से पढ़ने गए हैं, लंदन में रहे और हमारे साथ बहुत दिनों तक इंडिया टुडे ग्रुप में एडिटर रिसर्च रहे। तो आज अजीत झा जी को मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि सर की एक आदत है कि ये ग्राउंड रिसर्च करते हैं, दिल्ली वालों की तरह नहीं कि बैठे बैठे स्टोरी प्लान कर देते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया पटना के भी एडिटर रह चुके हैं, इंडिया टुडे के एडिटर रिसर्च तो रही है, गल्फ में भी काम किया है, दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में काम कर चुके हैं। सर, ये 20 साल बाद ये 5वां चुनाव नीतीश कुमार लड़ने जा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री। 2005 में एनडीए के साथ लड़े और पहली बार चुनाव जीते, तब भी आप इंडिया में ही थे। उसके बाद 2010 का ऐतिहासिक चुनाव, बाद में वो 3 साल बाद बीजेपी छोड़ के आरजेडी के साथ चले जाते हैं। इस चुनाव में आपको क्या दिख रहा है? इस चुनाव में आलोक, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और आपके ऑडियंस को नमस्कार। देखिए, ये चुनाव जो है 2025 का, वो पहले बहुत सारे चुनावों से बहुत अलग है। एक तो इमीडिएट कारण बताएं, ये चुनाव जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा होगा, पहला चुनाव है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर कितना सक्सेसफुल होगा चुनाव को इन्फ्लुएंस करने में, ये हम जान जाएंगे। ये उस तरह से यदि देखा जाए, मापदंड लिया जाए, तो ये 2019 का जो चुनाव था, जो बालाकोट के बाद हुआ, पहलगाम के बाद, तो लोकसभा चुनाव, तो उससे ये एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये इसका पहला मतलब एक्सटर्नल फैक्टर जो कहते हैं वो हुआ। दूसरा, इस चुनाव में नीतीश कुमार, आपने सही कहा, करीब करीब 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। बीच में जीतन राम मांझी को करीब 1.5 साल के लिए लाए थे, बट ऑलमोस्ट वही कंट्रोल में है 20 साल से। बट अब उनका पर्सनली उनका कंट्रोल थोड़ा वीकन हो रहा है, क्योंकि उनके हेल्थ पर बहुत सारे सवाल पहली बार प्रशांत किशोर से लेके और बाकी लोग भी रेज कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव भी जब प्रधानमंत्री आए, तो कल जो उनका लंबा सा लिस्ट ऑफ कंप्लेंट था, तो उसमें यह था कि प्रधानमंत्री ना बिहार के हेल्थ के बारे में बात किए, ना मुख्यमंत्री के हेल्थ के बारे में बात किए। तो ये जो है पहली बार, ये इसको कंपैरिजन आप कर सकते हैं अमेरिकन चुनाव से। जैसे बाइडन जो जो बाइडन जो बाहर निकले, तो थोड़ा सा उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये बात। तीसरी बात, और जो मुझको लगता है कि सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है, कि चुनाव तो वैसे कहिएगा एक तरह से कि 2 हॉर्स रेस है। एक तरफ एनडीए नीतीश कुमार के लीडरशिप में, मतलब जेडीयू एंड बीजेपी, और उसके उनके साथ कहने के लिए 2 छोटे प्लेयर भी हैं, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। और दूसरे तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव के लीडरशिप, या कहिए लालू जी के लीडरशिप में, और उधर कांग्रेस है, सीपीआईएमएल है, बाकी वामपंथी पार्टीज है, साथ में आजकल एक वीआईपी पार्टी है, तो वो भी आ गया है इनके तरफ। तो एक तरह से इन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच 2 हॉर्स रेस कहते हैं, 2 घोड़ों का जो नहीं होता है रेस, अंग्रेजी में कहते हैं 2 हॉर्स रेस, वही है। पर एक इसमें अंतर है। आपने बोला, आपने सबको देखा, आपने लालू जी को देखा, आपने नीतीश जी को देखा। मुझे लगता है कि तेजस्वी 1.5 महीना, लगभग पिछली बार 18 महीने तक उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी, जब बीच में नीतीश जी को दोबारा मिलकर सरकार बनाए थे। उस दौरान जो तेजस्वी ने कहा, उससे उनकी बिहार और बिहार के बाहर भी लोकप्रियता बढ़ी है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी इस बार, क्योंकि जो भी सर्वे आ रहे हैं, आप तो डाटा के चैंपियन रहे हैं, अभी तक जितने भी सर्वे आए हैं, बिहार में 30% से ज्यादा पब्लिक जो है तेजस्वी को वैसे सीएम देखना चाहती, जबकि नीतीश को 17-18% ही देखना चाहते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और
देखिए, दो सर्वे थोड़ा सीरियस आया है। एक जिसको आप रिफर कर रहे हैं, जो जो एक होता है पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्सन। तो पॉपुलैरिटी ऑफ द पर्सन में आपने सही कहा कि तेजस्वी यादव करीब 35-36% पर थे, जो मैंने देखा था फरवरी मार्च में ये पोल आया था, है ना। तो नंबर 1 पे तेजस्वी। अच्छा, नंबर 2 पे इंटरेस्टिंगली उस सर्वे में प्रशांत किशोर थे, हालांकि थे काफी नीचे। हाँ, थे काफी नीचे थे, 20% से नीचे थे। बट नंबर 2 पे प्रशांत किशोर और नंबर 3 पे नीतीश कुमार। तो वो मुझे लगा कि ये बात तो है कि भाई देखिए, एक उसका एक कारण भी है। एक कारण तो सीधे सीधी है कि तेजस्वी यंग है, इनफैक्ट यंगेस्ट कह सकते हैं अभी लीडर जो फ्रेम में है मुख्यमंत्री के लिए। तो तेजस्वी यूथ है, यंग है, एनर्जी उनमें बहुत है। तो जो यंग लोग है, जो मान लीजिए फर्स्ट टाइम वोटर है, तो वो तो जिंदगी भर जब से पैदा लिया है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो थोड़ा ऊब जाता है ना बच्चा, ये भाई कुछ नया भी तो लाइए, कुछ नया भी लाइए। हाँ, बदलाव चाहते हैं। तो वो जो है वो तेजस्वी के तरफ झुकाव उसका हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि बिहार में जो आरजेडी है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ही नहीं है, उसका एक स्टेबल वोट बेस है, जिसको सब लोग कहते हैं माई कोलिशन मुस्लिम यादव। अच्छा, 14+17% जोड़िए तो वही 30 के ऊपर चला जाता है, और उसके ऊपर से यदि थोड़ा भी दलित वोट जोड़ दीजिए तो वो आराम से 35-37-38% की तरफ चला जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ अलायंस में कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस जो है आजकल लग रहा है यूपी बिहार में, कम से कम और स्टेट में नहीं भी हो, हमको तो लगता है पूरे देश में 2024 में हमने देखा कि जो माइनॉरिटीज है, जो अकलियत के लोग हैं, उनका झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है। राहुल, है ना, राहुल गांधी का जो स्टैंड हुआ है, तो दलित और मुसलमान ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ झुका। यूपी में तो आपने देखा कि बीजेपी को लोकसभा में लुढ़का दिया, 33 सीट पे उठा के ले आया, और बिहार में भी उसका असर पड़ना शुरू हो गया है, तो वो भी तेजस्वी के तरफ है। तो ये जो है ना, ये 2-3 फैक्टर, और तीसरा 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। ए भाई, आपको बना के लाए तो साला जिंदगी भर कोई राजतंत्र तो है नहीं कि आप ही रहिएगा मुख्यमंत्री, तो ऊब आ गया है थोड़ा। हालांकि नीतीश जी काम तो कुछ अच्छा किए हैं, तो ये सब फैक्टर तेजस्वी के फेवर में जाता है। पर यहां पर एक राइडर मैं दूंगा, जो मैं पहले भी बोलना चाह रहा था। ये चुनाव एक और तरीके से बहुत अलग है पिछले चुनावों से। आपने जो पहला सवाल किया वो ये कि 2 ठो यंग लीडर अदर देन तेजस्वी वो फ्रेम में आ गए हैं। एक आज जो हुआ चिराग पासवान जी, मिनिस्टर हैं। हाँ, यही मैं पूछने वाला था, चिराग पासवान वाला सवाल। हाँ, मिनिस्टर हैं, लोकसभा एमपी हैं, पर आज उनके पार्टी के एक एमपी हैं जमुई से, उनका नाम है अरुण भारती। तो अरुण भारती ने कहा है कि ना, पूरा ग्राउंड स्वेल सपोर्ट है इनके लिए, चिराग पासवान जी के लिए, कि वो एमएलए में लड़े, पहली बात। और दूसरी बात कि वो शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट से नहीं लड़े, जनरल सीट से लड़े, नॉर्मल सीट, जनरल सीट से लड़े। क्यों? इसलिए कि मुख्यमंत्री के हमारे कैंडिडेट हैं। तो ये जो है एक तो नया, कहिएगा आप क्रिकेट के भाषा में, ये गुगली मारा गया है एक। और दूसरा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो नए प्लेयर हैं, उनको हम लोग जर्नलिज्म में कहते हैं एक्स फैक्टर। पता नहीं क्या करेंगे, मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, पर किसका वोट काट लेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। महागठबंधन का वोट काटेंगे कि वो भाजपा का वोट, जेडीयू का वोट काटेंगे। टारगेट तो करते हैं हमेशा नीतीश कुमार को, पर हो सकता है कि वोट काट लें दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मान लीजिए 5% काटे, 7% काटे, बट क्या होता है जब कांटे की टक्कर की लड़ाई होती है तो 5-7% में आप जीतिएगा नहीं, बट दूसरा कोई जीत जाएगा। तो ये जो है ना,
ये हो सर, एक सकता है चीज कि बताइए, हाँ अभी ये जो तेज प्रताप को लालू जी ने पार्टी से बाहर निकाला और खबरें आई कि भाई परिवार में कुछ मनमुटाव, लोग फोटो वायरल हो गया था, तो तेज प्रताप भी इस चुनाव में मुद्दा बन सकता, मर्ज आरजेडी को नुकसान कर सकते हैं कि लालू परिवार को एक रखे रहेंगे तब तक। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि तेज प्रताप को लोग बिहार में सीरियसली लेते हैं। तो लेते हैं। उनको, उनका जो नहीं लेते हैं, उनका जो इमेज है ना तेज तेज हाँ, प्रताप का, वो सीरियस हाँ, पॉलिटिशियन का नहीं है। तेजस्वी उनके कंपैरिजन में बड़ा सीरियस पॉलिटिशियन है, जबकि दोनों का एज करीब करीब बराबर है। और तेजस्वी भी मतलब परिवार में ही बड़ा हुआ, पर तेजस्वी के साथ है क्या कि जब दिल्ली में थे तो डीपीएस मथुरा रोड में पढ़ते थे तो क्रिकेट खेलते थे, तो थोड़ा उनके पास एक विजन है। जो मान लीजिए कि कीर्ति आजाद जैसे जब राजनीति में आए, या और भी बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर आए हैं राजनीति में, तो बहुत जो है अपना एक नया छाप छोड़े हैं। तो वो जो है तेजस्वी में है, मेहनत बहुत करते हैं तेजस्वी, और लालू जी का आशीर्वाद है तेजस्वी को। और आज भी लालू यादव जी कितना भी बीमार कहिए या जो भी कहिए, बट आज भी उनका जो होल्ड है वोटर पे उन्हीं का है। तो वो जिधर झुकेंगे वोटर उधर ही जाएगा। तेज प्रताप जो है ये काम कर सकता है कि घर का जो नहीं कहते हैं, घर का कुछ छुपा हुआ जो गंदगी है उसको वो बाहर ला सकता है, और उससे जो है भाजपा उसको कोई सीट में खड़ा करके हो सकता है कि थोड़ा पीछे से हवा दे। बट आई डोंट थिंक वो मैटर करेगा। आई थिंक यंग प्लेयर में दो ही लोग मुझे सीरियस लगते हैं। चिराग पासवान, जिनके पास 5 तो एमपी है, पूरा फुल फ्लेजेड उनके पास पार्टी है। वो शेड्यूल कास्ट लीडर हैं, रामविलास जी के बेटे हैं, तो उनका कुछ एरिया में उनका होल्ड है, जैसे कि हाजीपुर हुआ या समस्तीपुर सर, हुआ। यही वो जो पूछना है क्योंकि बिहार के बाहर के दर्शक समझना चाहिए, कितनी सीटों पे आप मानते हैं कि मतलब 243 सीटें, उसमें कितनी सीटों पे विलास पासवान या चिराग पासवान का असर दिखता है बिहार चुनाव में? तो 5 लोकसभा सीट ले लीजिए, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 30 से 35 सीट में तो उनका इन्फ्लुएंस हो ही सकता है। जो लोकसभा सीट जीते हैं वहां से तो स्ट्रेट 30-35 सीट जो है उस पर असर उनका हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, यदि ये जो प्रोजेक्शन है कि इनको बनाया जाए मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, इसका यदि कोई बड़े पार्टी का पीछे से सपोर्ट है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है भाजपा का होगा, क्योंकि भाजपा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि भाजपा के पास कोई तगड़ा कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री कोई का। चेहरा नहीं। चेहरा नहीं है, बिल्कुल। जो भी था भाजपा का, सबका पैर भाजपा खुद ही काट दिया। रविशंकर प्रसाद थे, उनका पैर छोप दिया। राजीव प्रसाद रूडी थे, उनका भी पैर छोप दिया। अश्विनी चौबे थे, उनका भी पैर छोप दिया। सुशील मोदी थे, वो बेचारे उनका डेथ हो गया। तो जो टॉप लीडर्स थे भाजपा के, शहनवाज हुसैन थे, बीच में बीमार भी पड़ गए और उनको भी साइडलाइन किए हुए हैं। तो एक दो यंग लीडर हैं, एक है जगन्नाथ मिश्रा जो थे पहले मुख्यमंत्री, उनका बेटा जो है नीतीश मिश्रा, वो इंडस्ट्री मिनिस्टर है बिहार का। वो जो है मैं कहूंगा सीरियस कैंडिडेट है। बट दिक्कत क्या है कि वो आरएसएस के बैकग्राउंड का नहीं है, तो पता नहीं उसको भाजपा आगे बढ़ाएगी कि नहीं। दूसरी बात, वो ब्राह्मण है, तो भाजपा के साथ एक नया प्रॉब्लम हो गया है। मोदी जी के अंदर भाजपा जो है वो मंडल पार्टी अपने आप को घोषित कर दिया है। तो वो चाहेगा कि कोई यादव कैंडिडेट, जैसे कि एक है राय, ये जो अमित शाह जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उजियारपुर के एमपी, तो वो उनको थोड़ा बैकिंग दे रहे हैं। तो बट वो लोग बहुत जूनियर है अभी। तो भाजपा के पास, सिंपल बात है कि भाजपा के पास सीरियस कैंडिडेट नहीं है मुख्यमंत्री का। तो उसमें हो सकता है कि चिराग पासवान को पीछे से इसलिए सपोर्ट करे भाजपा कि नीतीश जी को बोलेगा ये भाई ओबीसी लीडर तो बहुत दिन था, अब दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए, अब पीछे से भाजपा का सपोर्ट हो। तो तब जो है थोड़ा सा खेल जो है, माने जिसको बंगला में नहीं कहता है खेला होबे, वो खेला होबे हो जाएगा।
तो बट अभी जो सिचुएशन है, अभी का सिचुएशन मैं कहूंगा सिंपल टर्म्स में, मेन फाइट जो है नीतीश जी वर्सेस तेजस्वी यादव। अब बाकी सब एक्स फैक्टर है, वो इधर से उधर करके हो सकता है कि यदि चांस हो तेजस्वी जी के जीतने का और प्रशांत किशोर ज्यादा वोट काट लें महागठबंधन का, तो हो सकता है तेजस्वी पिछले बार के तरह फिर 12,000 वोट से हार जाएं या उससे भी ज्यादा वोट से हार जाएं। तो बट मेन फाइट अभी वही नजर आ रहा है। एक चीज और, एक लेटेस्ट सर्वे आया है 3-4 दिन पहले, इंक पॉट या इंक जेट नाम के सर्वे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो फाइंड आउट किया कि जेंडर गैप है करीब करीब 36% का। मतलब महिलाएं किसके पक्ष में? मुझे लगता है महिलाएं तो नीतीश के पक्ष में है। नीतीश जी के पक्ष में 36% ज्यादा महिलाएं नीतीश जी के पक्ष में कंपेयर टू महागठबंधन। 36% जो है, यदि सही हो, 5,500 का सैंपल था, यदि सही हो तब तो मैं आज ही से कह दूं कि नीतीश जी पक्का 100% जीत रहे हैं। पर अब तब है कि 13 करोड़ के। आप भी बहुत घूमते रहते हैं, बिहार तो आपका घर ही है। अभी आप जो खुद घूम के आए, ग्राउंड पे क्या लगा? क्योंकि देखिए, इस चुनाव में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है कि दलित किसके साथ जा रहा है और महिला किसके साथ जा रही है। तो महिला तो क्लियर कट है आलोक जी की नीतीश जी के साथ जाएगी, क्योंकि उसका 2-3 कारण है। उसका पहला कारण है कि प्रोहिबिशन जो लाए नीतीश जी, मैंने नीतीश जी का इंटरव्यू लिया था, तो मैंने पूछा था नीतीश जी से कि सर इतना लॉस है एक्सचेकर को, हजार करोड़ का, तो क्यों आप लाए प्रोहिबिशन? तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मेरे साथ नालंदा, मैं तुमको मिलाता हूं अपने सपोर्टर से। अब महिलाओं के पास ले गए, अब बोले महिलाओं को कि अच्छा भाई, अजीत जी पूछ रहे हैं कि मैंने प्रोहिबिशन क्यों लाया, तो आप बताइए। और सारी महिलाएं जो थी वो बिल्कुल प्रोहिबिशन के प्रो है। उनका कहना है कि ये जो घटिया दारू जो बिकता है ना, और या मान लीजिए पाउच वाला जो कल्चर आ गया था गांव सब में, तो यंग लड़के जो भी कमाते हैं जाके पी लेते हैं, वाइफ को भी मारपीट करके पैसा छीन के पी लेते हैं और उसके बाद आके वायलेंस करते हैं। वो बंद हो गया है। ऐसी बात नहीं है, इलीगल शराब अभी भी बिकता है, बट ये जो खुलेआम जो था माने गुंडई, वो तो घट गया है जरूर। तो एक तो नंबर वो। दूसरी बात है कि देखिए बिहार में नीतीश जी रहे 20 साल, एक जो वो अच्छा काम किए, माने कुछ काम वो अच्छा किए हैं, तो एक जो वो अच्छा काम किए, महिलाओं के लिए खूब सारा प्रोग्राम किए। पहला स्टेट है बिहार जहां पर की महिला बच्चियां जो है साइकिल चलाती है। पहले मैं बिहार का हूं, मैंने बचपन में कभी नहीं देखा लड़कियों को साइकिल चलाते। अब मेरे गांव में मैं जाता हूं और बरंडा में बैठ के चाय पीता हूं, तो सुबह मैं देखूंगा 300-400 लड़कियां साइकिल में। पूछता हूं कहां जा रही है भाई? तो पढ़ने के लिए, चाहे कोचिंग के लिए। ये जो है ना पूरा बिहार ट्रेडिशनल स्टेट है, यूपी के तरह। यूपी वाले समझेंगे तो मेल फीमेल इक्वेशन को बदल दिए हैं, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लड़कियां यदि पढ़ने में तेज है तो कॉलेज का एजुकेशन फ्री, साइकिल ही नहीं और सारे सामग्री, पुस्तक, पोशाक, काफी कुछ मिलता है लड़कियों को। लड़कों को भी मिलता है, पर लड़कियों के लिए नीतीश जी के पास, मतलब यदि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये जो स्लोगन है मोदी सरकार का, इसको कोई इंप्लीमेंट किया है तो नीतीश कुमार। अच्छा, उसके बाद तो एक चीज है सर, आपने बात की महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन छात्र बहुत नाराज हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, पेपर लीक की बीमारी बिहार में भी बहुत ज्यादा है। और जो दिख रहा है कि बड़ी संख्या में युवा जो है वो तेजस्वी के पीछे जा रहे हैं, पीके के पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे। तो युवा भी एक फैक्टर बन सकता है। आखिर नीतीश देने में उतना कामयाब नहीं हुए। वो बीच में उन्होंने 1.5-2 लाख लोगों को वो उसका क्रेडिट वो आरजेडी ज्यादा बुना ली। तेजस्वी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई लाख नौकरियां दी। तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा? बेरोजगारी का कितना फर्क पड़ेगा? जो बेरोजगार नाराज है और पेपर लीक है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एजुकेशन में डिजास्टर है बिहार में, मतलब टोटल फेलियर नीतीश सरकार का। हेल्थ, टोटल फेलियर नीतीश सरकार का। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर बना जब कोरोना के टाइम में हम लोग ने देखे टीवी में कि सारे वर्कर जो है वापस जा रहे हैं पैदल, दिल्ली से, बंबई से,
पंजाब से, साउथ से, पैदल सब लोग साइकिल पे बिहार। उस समय जो है प्रिपेयर्डनेस नहीं था नीतीश सरकार का, उसको हैंडल नहीं कर पाए, बहुत मेजर फेलियर। एजुकेशन हेल्थ मेजर फेलियर, अनएम्प्लॉयमेंट सीरियस प्रॉब्लम है। उसी के कारण आलोक जी बिहार से और ईस्टर्न यूपी से दुनिया का हाईएस्ट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन होता है नौकरी खोजने और पढ़ाई करने। सारे बिहारी बच्चे, लड़की लड़कियां आपको दिल्ली में मिलेंगे और शहरों में मिलेंगे। तो ये एक तो मेन कारण है। और अच्छी बात है कि प्रशांत किशोर इंटेलिजेंट आदमी हैं, तो माइग्रेशन और जॉब्स को मेन प्लैंक बना दिए हैं। और उधर राहुल गांधी और ये जो कन्हैया कुमार वगैरह हैं, उन्होंने भी माइग्रेशन और जॉब्स को, नौकरी को मेन प्लैंक बना दिया है। तो बाय द वे हम लोग सबके बारे में बात किए, कांग्रेस पार्टी के बारे में बात नहीं की है। देखिए कांग्रेस में मैं पूछने वाला था कि लगातार कन्हैया कुमार को वहां पे बिहार ने लगभग एक तरह से घोषित लीडरशिप दे दी है। मतलब मुझे लग रहा है कांग्रेस को कन्हैया कुमार अघोषित रूप से लीड कर रहे हैं। और पप्पू यादव की भी क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि ये बड़ा मुझे लगता है जैसे बार भी 10 सीटों का अंतर था, 12,000 वोट था टोटल, आप भी जान रहे हैं। नहीं तो तेजस्वी 2020 में मुख्यमंत्री बन गए होते। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। देखिए कांग्रेस में पहली बार सीरियसली राहुल गांधी रिवाइवल की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने में प्रधानमंत्री भी 3 बार जा चुके हैं बिहार। अभी इनफैक्ट अभी कलकत्ता के बाद, गुजरात के बाद कलकत्ता, अलीपुरद्वार और वहां से बिहार में 2-3 दिन का पूरा चारों तरफ घूमे घामे हैं। और पटना का रेलवे स्टेशन स्टार्ट किए, पटना का एयरपोर्ट शुरू किए, रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बीटा का एयरपोर्ट शुरू हुआ है, और भी खूब सारा प्रोग्राम था प्रधानमंत्री का, और नीतीश कुमार साथ साथ थे। और राहुल गांधी भी बहुत जोर कॉन्सेंट्रेट किए हैं बिहार में। उनका भी 3-4 बार वो जा चुके हैं बिहार, और फोकस में है जाति जनगणना को बड़का इशू बनाए हुए हैं। जबकि टेक्निकली जाति जनगणना तो नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया था, पर राहुल गांधी उसको हाँ बिहार में तो हो भी चुकी है। बट राहुल गांधी का कहना है कि तेलंगाना में ज्यादा साइंटिफिक हुआ है, तो तेलंगाना से के स्टाइल में होना चाहिए, इशू बनाए हुए हैं। हाँ दोबारा करिए। और दूसरी बात है कि प्रोटेक्शन कि भाई पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं, वही बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो अच्छा, तीसरा एक अच्छा काम किए हैं, पहली बार बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी था, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नीचे और उसके नीचे भी जो गांव के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, उसमें बोलने पर बड़ा बुरा लगेगा बट अपर कास्ट 65% थे। और अपर कास्ट में भी एक पर्टिकुलर जात, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई जात के खिलाफ नहीं हूं, पर क्योंकि प्रेसिडेंट थे भूमिहार, तो भूमिहार जो हैं वो 65% लीडरशिप में थे, तो उनको सबको निकाल दिया गया। और बाकी जो प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन, दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, उनको लाया गया है। और कहने के लिए कन्हैया भी तो भूमिहार हैं। हाँ वही मैं कहने वाला था कि कन्हैया भी तो भूमिहार हैं। तो अटैक यदि होगा कि अरे भूमिहार लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो कहां खत्म कर रहे हैं भाई? बेस्ट भूमिहार स्पीकर, यंग बॉय फ्रॉम जेएनयू, जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका पर पीएचडी कर चुका है, नेल्सन मंडेला पर तेज आदमी है, बोलते बहुत अच्छा है कन्हैया, तो उनके लीडरशिप पे काम हो रहा है। तो कुछ लगता है कि अच्छा, दूसरा क्या है कि अल्पसंख्यक जो है 2024 में हमने देखा कि अल्पसंख्यक बहुत जोर से कांग्रेस पार्टी के तरफ दलित के साथ गए, उसी कारण कांग्रेस का नंबर इतना बढ़ा। तो ये बिहार में भी होगा कांग्रेस का। देखिए एक चीज याद रखिएगा, बाहर से लोग कह देंगे अरे ये कांग्रेस तो खत्म है और भाजपा तो बड़का मेजर फोर्स है बिहार में। सच्चाई आलोक जी यही है कि पूरे इतिहास में, भाजपा के इतिहास में बिहार में 19% वोट से ज्यादा वोट नहीं आया है भाजपा को।
और बात कांग्रेस को कम से कम वोट आया है तो 9 या 10%, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है ग्राउंड लेवल पर। तो यदि वो कांग्रेस अपना वोट परसेंट 5% बढ़ा ले, अब भाजपा का 5% घट जाए, तो शायद बराबर का माहौल बन जाएगा। तो पता चलेगा कि अपर कास्ट कूद के इधर से उधर चले गए। क्या है कि जो जो ब्राह्मण है ना मिथिलांचल के, वो भाजपा के साथ खुश नहीं है। उनके पास कुछ नहीं। भाजपा का कोई तगड़ा नेता आज तक उस इलाके का नहीं आया। कांग्रेस ने तो जगन्नाथ मिश्रा दिया था, बिंदुश्वरी दुबे दिया था, एक से एक लीडर भागवत आजाद दिया था। ये तो किसी को नहीं दे रहे हैं। तो ये जो है ना बड़ा गुस्साए हुए हैं ब्राह्मण। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में के चुनाव में जब ब्राह्मण गुस्साए तो मामू जी को साइड कर दिए थे ना, याद है ना कि कमलनाथ शिवराज जी सिंह चौहान 2019 में बहुत बुरा, 20 में बहुत बुरा, तो 18 में कमलनाथ जी जीत गए। तो ये चीज ये हो सकता है ये झटका भाजपा को लगे बिहार में भी। अच्छा, दूसरी बात अंत में कि प्रधानमंत्री अभी गए ना ऑपरेशन सिंदूर, मार चुटकी भर सिंदूर बांट रहे थे बिहार में, वो डिजास्टर था। माने ऐसा फेलियर कि इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूरे बंद करना पड़ा। और दूसरी बात है कि आज जो लेटेस्ट रेवलेशन है सीडीसी का, सिंगापुर के इंटरव्यू में आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, उन्होंने सीडीएस का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंटरव्यू सुना मैंने, देखा। तो उन्होंने कहा कि राफेल तो भाई हम तो गिरा है। अब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रुका हुआ था, जो मुंह से बोलता था कि राफेल शूट डाउन हुआ तो उसका चैनल बंद कर दो, वायर को बंद कर दो, तो इसको बंद कर दो। और अब जो है पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान टीवी चला रहा है कि भारत के सीडीएस कह रहे हैं कि राफेल मार खाया है। तो पहले ही लोग एक लाइन में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मोदी जी की जो रैली थी कि अब आपने लगभग 40 साल तक है, तो मोदी जी की रैली में क्या उतना पब्लिक को उत्साह नहीं दिखा क्या इस बार? देखिए, मैं एक रैली में मैं भी था मोदी जी के, जब मोदी जी जब पहलगाम हुआ तो आपको याद है सऊदी अरेबिया से मोदी जी लौटे तो सीधे मधुबनी गए और मधुबनी में जाके अंग्रेजी में जाके बोले थे बहुत जोर से दुनिया को कि हम कैसे सबक सिखाएंगे। तो जब ये भाषण दिए अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी, तो लोगों को लगा कि पाकिस्तान को तो नेस्त नाबूद कर देंगे। तब 4 दिन बाद सीज फायर कर दिए। तो पब्लिक को अभी तक समझे नहीं आता है कि भाई कौन सा था। एक बार 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक किए तो कुछ नहीं पता चला, और इस बार भी जाके मार कहते हैं यहाँ टारगेट किए वहां टारगेट किए, इतना टेररिस्ट को मारे। तो 4 दिन के बाद सीज फायर क्यों किए, वो भी डोनाल्ड ट्रंप का बात क्यों माने। तो ये जो है ना, ये सवाल बार बार जहां भाजपा वाले जाते हैं ये सवाल उठता है। और कितनों ये लोग के इधर से उधर करता है। मैं भी उस पर एक प्रोग्राम बनाया कि वाई सीज फायर। भाई मैं तो आप जानते हैं कि बहुत बड़का मैं माने प्रो वॉर वाला नहीं हूं, पर मुझे भी लगा कि जब आप कर रहे हैं वॉर तो 4 दिन में काहे भाई, कश्मीर यदि कश्मीर पीओके जो है सेंटर है टेररिज्म का, तो उसको उठा के अपने तरफ ले आइए, एक के बार में आर पार की लड़ाई कीजिए। हमेशा कहते हैं घुस के मारे हैं बॉर्डर के उस तरफ जाके घुस के मारे हैं, तो कहां मारे, आप ही का राफेल मार के गिरा दिया। तो ये 4 दिन में जो खत्म हुआ ना, सीज फायर हुआ, तो बहुत लोगों को लगता है कि वो जो डेली टेलीग्राफ का रिपोर्टर जो एक बेजोर रिपोर्ट किया कि ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान का नहीं है, ये लड़ाई है फ्रेंच डिफेंस सिस्टम राफेल और चाइनीज डिफेंस सिस्टम J-10। और J-10 ने दिखा दिया कि साफ कर दिया फ्रेंच को। अब ये स्टोरी जो है पूरे दुनिया में फैल गया। तो ये स्टोरी आजकल तो होता है कि डेली टेलीग्राफ को मेरे गांव वाले भी पढ़ते हैं। अभी हम गए थे घूमने बिहार, तो हमको सब कह रहा था सर ये कौन डेली टेलीग्राफ है, अपना वाला कलकत्ता वाला नहीं है। मैंने कहा नहीं लंदन। मैंने कहा तुम लोग पढ़ना शुरू किए हुआ। अरे सर क्या तगड़ा रिपोर्ट था, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, मैथिली में ट्रांसलेशन व्हाट्सएप पर अब सब पढ़ता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप और हम दोनों हम लोग मीडिया के हैं, हम लोग जानते हैं कि आज के दुनिया में आलोक जी सच्चाई को आप छुपा नहीं ना सकिएगा। इधर से दबाइएगा तो उधर से निकल जाएगा, उधर से दबाइएगा तो इधर से निकल जाएगा। तो सच्चाई को मान लेना चाहिए, बोलना चाहिए। ये जो झूठे का 36 गो
इतना एमपी को जो बाहर भेजे, इतना लंबा चौड़ा खर्चा हुआ पैसा इसीलिए कि डिप्लोमेटिक वॉर जीतने के लिए, वो तो 90 मिनट के अंदर डिप्लोमेटिक वॉर हवा में चला गया। जब आपका सीडीएस ओपनली सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को कह रहा है कि राफेल जो है सो तो गिरा था, तो फिर पलट गया ना पिक्चर। तो इतना जो खर्चा किए, बैंड बाजा किए, शशि थरूर को लाए, ओवैसी जी को लाए, फलना को लाए, तो ये तो माने लग रहा है कि गड़बड़। एक बात और बड़ा मजेदार चीज है ये देखिए, ये जो लाए 30-35 एमपी को, उसमें हीरो कौन है? सच पूछिए आलोक जी, आप ही मैं हमसे पूछिएगा तो मैं कहूंगा पहला ओवैसी, दूसरा सलमान खुर्शीद और तीसरा शशि थरूर, हो सकता है सुप्रिया सुले। अब ये चारों है कौन पार्टी के? भाजपा के कोई भी है? तो भाजपा वाले को भेजने की जरूरत क्या थी? ना मुंह खुल रहा है, ना बोल पा रहे हैं, झूठे का जंकेट में भेज रहे हैं। तो ये भी जो है ना, ये बीजेपी की जो कमजोरी है, झलक गया है ऑपरेशन सिंदूर में। तो ये कहीं पलटा ना दे। बिहार में जब मैं गया तो मैंने कुरबुराहट सुना। पब्लिक जो है ना, आजकल के बच्चे बड़ा तेज होते हैं, पूरा सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, सब चीज पढ़ते हैं। तो सब बोले कि सर लग रहा है कि भाजपा का हवा उड़ रहा है क्या? हम बोले तुम ही लोग बताओगे, हम तो बिहार आए हैं घूमने। तो सर इसको हम कि राफेल पे सच छिपाना बिहार में भाजपा को भारी पड़ सकता है। पड़ सकता है। इसलिए आलोक जी कि राफेल के परचेज में याद है ना कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फंसे थे, याद है ना? आप तो नाम ही बोल दिए। तो तब चक्कर है कि अच्छा उसमें प्रधानमंत्री अपने पड़ गए थे बीच में। तो अच्छा सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट आया है, आपने पता नहीं देखा कि नहीं? वो तो सीधे तो उन्होंने सीधे टारगेट किया प्रधानमंत्री को। तो फिर आप अच्छा बीजेपी के मेंबर हैं। तो ये सब जो है ना पूरा माने देखिए, अभी जो कंपैरिजन है भारत के इतिहास में लड़ाई का, तो कंपैरिजन है इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। कहां इंदिरा गांधी जाके तोड़ के 2 भाग कर दी, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, है ना? तो कितना था, 97,000 सैनिक को पकड़ के अरेस्ट करके ले आई थी, बाद में छोड़ दी, बट दिखा दी दुनिया को। और साला हेनरी किसिंगर बड़ा चेंचे कर रहे थे, निक्सन जी थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनको भी धर के डंडा कर दी, 7th फ्लीट लेके पहुंचे। अब मोदी जी इधर जाके एकदम डोनाल्ड ट्रंप के आगे हाथ पैर, अरे अरे आप हमारा, उधर देखिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम किए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो हम अंपायर हैं, हम ही ने सीज फायर करा है। और मोदी जी चुपचाप भाषण में मुंह से नामों नहीं ले रहे हैं। तो पब्लिक तो सुन न लेती है, पब्लिक तेज होती है। वोटर जो है ना वो इधर भी सुनता है उधर भी। तो चारों तरफ आप सोशल मीडिया में देखिएगा कि क्या आज इंदिरा गांधी को भारत मिस कर रहा है। ये जो है ना ये पब्लिक पे चला गया है कि मोदी जी बोलते बहुत थे पर कर तो नहीं पाए। भाई सीज फायर 4 दिन में क्यों किए, जरा जवाब तो दीजिए। तो मुंह नहीं खुल रहा है उस पर। सडनली कहते थे मनमोहन सिंह को मौन सिंह, अब सब कहने लगा है मौन नरेंद्र मोदी, मौन मोदी। तो मतलब बिहार चुनाव में सच छिपाना भारी पड़ेगा। और दूसरा, इंदिरा गांधी की याद आ गई जनता को कि इंदिरा गांधी होती, नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी नहीं है। इसका मतलब बिहार की जनता ये समझ रही है। भाजपा का जो बाहर का पहले इमेज था ना कि जदयू खत्म हो रहा है, भाजपा मेन फाइट पर जाएगा, इस पर हमको अब डाउट होने लगा है। और एक वो लीडर नहीं, अब कौन पार्टी है भाई कि माने सेकंड, एक जमाने में बिहार सेकंड लार्जेस्ट स्टेट था, आज तक एक वो सीरियस लीडर दे नहीं पाया है भाजपा का। माने लालू और नीतीश अपने सारे वीकनेस के बावजूद भी माने टॉप परफॉर्मर्स पर हैं। अच्छा जो चैलेंजर है दोनों यंगस्टर, एक ठो को देखिए उधर से तेजस्वी यादव, इधर से प्रशांत किशोर और तीसरा चिराग पासवान। भाजपा का कहां कोई सॉलिड यंग लीडर इमर्ज किया है, नहीं किया है। अब पब्लिक को ये लग रहा है कि कैसा पार्टी है भाई, ये खाली जो है सिंदूर बांट रहा है और कह रहा है कि
हम बिहार को बदल देंगे। अच्छा, उसके बाद आपने प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट देखा होगा, बड़ा अच्छा था कि भाई प्रधानमंत्री को आना चाहिए बिहार, खाली चुनावे के समय में आते हैं, बाकी समय भूल जाते हैं। और दूसरा बोला कि जब आए हैं, तेजस्वी बोले कि जब आए हैं तो जो हम आज से नहीं मांग रहे हैं, जब से ये बिहार राज्य अलग हुआ झारखंड से स्पेशल दर्जा, तो उसके बारे में कुछ नहीं मांग रहे हैं। भाई आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाइए, तो उसको आज तक नहीं। जो मेन डिमांड है ना पब्लिक का, एजुकेशन आपने जो कहा, हेल्थ, तो उस सब पर कुछ नहीं हो रहा है। खाली थोड़ा बहुत रोड का एक्सपेंशन, जैसे ही चुनाव आएगा तो सब टू लेन को तोड़ के 4 लेन, और 4 लेन को तोड़ के 6 लेन, खाली यही करिएगा, एक के बाद बोलिएगा, तो पब्लिक भी तो भाई टायर्ड हो जाती है ना। तो इस हिसाब से ये चुनाव में कुछ भी हो सकता है, समझे ना। आपने जो कहा कि यूथ जो है तेजस्वी के साथ है, और नहीं तो प्रशांत किशोर चिराग के साथ है, औरतें जो हैं नीतीश के साथ हैं, भाजपा के साथ कौन है नहीं मालूम। चलिए सर, आपने बड़े विस्तार से समझा है और उम्मीद है दर्शकों को पसंद आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अजीत सर ज्यादा अपने चैनल पे लाऊं, और ताकि आप लोग को अजीत सर के ज्ञान 40 का वृहद अनुभव है पत्रकारिता का और रिसर्च का, और ये छात्रों के लिए भी आदर्श हो सकते हैं कि कौन से सर पढ़ने गए हैं ऑक्सफोर्ड में और अमेरिका में। ये और आपके एक साथी इस बार रिटायर हो गए, राजदीप सरदेसाई, सुना वो भी अब आपकी तरह पत्रकारिता करेंगे, तो कभी कोशिश करेंगे उनको भी जोड़ना की आपके साथ। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और इतना समय देने के लिए, आलोक जी।